हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणाई क्लासरूम। बहुत 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 स्वागत है प्यारे बच्चों आपका दक्षिणाई क्लासरूम चैनल पर। मैं प्रदीप सिंह फिर से आपके साथ हूं फ्लूइड डायनेमिक्स के रिवीजन के साथ। तो प्यारे बच्चों, आज हम करने वाले हैं फ्लूइड डायनेमिक्स का रिवीजन। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, बहुत ही थोड़े से कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत अच्छे से बेटा इनको दिमाग में बैठाना है ताकि आप सारे के सारे क्वेश्चन आराम से कर पाए इसके। ठीक है, तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं फ्लूइड डायनेमिक्स के साथ। बेटा फ्लूइड डायनेमिक्स में जो मेन चीजें हैं वो दो ही हैं, एक है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और एक है बर्नौलीज थ्योरम। बेटा देखिए, अभी हम डायरेक्टली बिल्कुल टू द पॉइंट बात करने वाले हैं, कोई भी दाएं बाएं बातचीत नहीं है ना। तो बेटा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ये क्या चीज है, आइए इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक पाइप है जिसमें एक तरफ क्रॉस सेक्शन थोड़ा मोटा है और दूसरी तरफ क्रॉस सेक्शन पतला है। ठीक है, अब यहाँ पे जहाँ पे क्रॉस सेक्शन थोड़ा छोटा है, ये बेटा सब लोग समझ सकते हैं पानी कहाँ तेज चल रहा होगा। पानी डेफिनेट है पतली वाली जगह पे तेज चलता है, पाइप से पानी आ रहा होता है, पाइप का क्रॉस सेक्शन को आप दबाओ तो पानी तेज जाता है, वेलोसिटी बढ़ जाती है। जब एरिया कम करते हैं तो वेलोसिटी कहाँ ज्यादा होगी, यहाँ पे। पर यहाँ की वेलोसिटी और यहाँ की वेलोसिटी में रिलेशन क्या हो, मान लो ये एरिया A1 है, ये एरिया A2 है, ये वेलोसिटी यहाँ पे V1 है, यहाँ पे वेलोसिटी मान लीजिए V2 है। ठीक है, तो बेटा पहली बात, बेटा जो फ्लो रेट होता है, बेटा पता है वो क्या होता है। फ्लो रेट होता है अगर एरिया A है और वेलोसिटी V है, एक सेकंड में कितना वॉल्यूम निकलेगा उसको हम बोलते हैं वॉल्यूम फ्लो रेट। एक सेकंड में कितनी वॉल्यूम निकलेगी उसको हम बोलते हैं वॉल्यूम फ्लो रेट, है ना। तो बेटा वेलोसिटी क्या होती है, मीटर्स पर सेकंड होता है यूनिट। एक सेकंड में कितना मीटर्स चलेगा, तो अगर V वेलोसिटी है तो V डिस्टेंस पीछे का फ्लूइड इसको क्रॉस कर जाएगा। करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। तो A इंटू वी विल बी फ्लो रेट, तो Q विच इज फ्लो रेट इज A इंटू वी। क्या ये करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। हम समझ पाए, बिल्कुल, बहुत ही आसान है बेटा। जो V डिस्टेंस पीछे पानी है वो इससे निकल जाएगा, जो V डिस्टेंस पीछे है वो तो निकल ही जाएगा क्योंकि वो V ट्रेवल करेगा तो इस क्रॉस सेक्शन को क्रॉस कर जाएगा। ठीक है, तो बेटा जो फ्लो रेट होगा प्यारे बच्चों, फ्लो रेट होगा A इंटू वी। फ्लो रेट क्या होगा प्यारे बच्चों, A इंटू वी। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। ये है वॉल्यूम फ्लो रेट। और मास फ्लो रेट क्या होता है बेटा, इतनी वॉल्यूम निकलेगी तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, इतना मास निकलेगा। जो dm/dt होगा, कितना मास निकल रहा है पर सेकंड, वो हो जाएगा रो एवी। वॉल्यूम इनटू डेंसिटी दैट इज मास फ्लो रेट, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, मास जो एक सेकंड में निकलेगा। करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। तो बेटा Q जो वॉल्यूम फ्लो रेट है वो हो गया A इंटू वी। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अब बेटा देखिए होता क्या है बेटा, यहाँ पर डेंसिटी और यहाँ पर डेंसिटी, बेटा हमने जितना भी फ्लूइड पढ़ना है बेटा फ्लूइड डायनेमिक्स में, वो इनकम्प्रेसिबल होगा, दैट इज फ्लूइड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। अब कंप्रेस नहीं हो सकता और डेंसिटी चेंज नहीं कर सकते। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है ना। तो बेटा इसका मतलब अब बेटा देखो किस कंडीशन में बेटा यहाँ पर जितना पानी आ रहा होगा, सोच के देखिए, उतना ही तो पानी यहाँ से निकल जा रहा होगा। बेटा ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि अंदर कोई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया थोड़ी ना कि आज मेरे पास आप 100 लीटर पानी लेके आओ, कल ब्याज के साथ 110 लीटर लेके जाओ, ऐसा तो होता नहीं है ना बेटा। लेकिन ये कंडीशन तब की है जब पाइप पूरा खचाखच भरा हुआ है, स्टेडी स्टेट की कंडीशन। ऐसा नहीं कि जब पानी आना चालू तो जितना आएगा उतना निकलेगा नहीं, लेकिन जब पाइप पूरा पूरा खचाखच भरा हुआ है, स्टेडी स्टेट की कंडीशन है, उस टाइम क्या होगा, जितनी वॉल्यूम आएगी एक सेकंड में उतनी निकल जाएगी। A1 V1 इक्वल टू A2 V2। लेकिन अगर कोई कहते मान लीजिए कि इनकम्प्रेसिबल नहीं है, कॉम्प्रेसिबल है, तो फिर हम कहेंगे बेटा जितना मास एक सेकंड में आएगा उतना निकल जाएगा। ρ1 A1 V1 है ना इज इक्वल्स टू ρ2 A2 V2। आई होप बेटा मैं आपको समझा पाया हूं, है ना। वॉल्यूम इनटू डेंसिटी बेटा, क्योंकि जितना मास आ रहा है उतना मास निकलेगा, स्टेडी स्टेट है, जितना एक जगह फ्लो रेट होगा उतना हर जगह फ्लो रेट होगा। क्या मैं आपको समझा पाया? यस, बिल्कुल, बहुत ही आसान है। आई होप ये आपको समझ में आ गया। तो दिस इज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, दिस इज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। A इंटू वी कैसे बताया बेटा, जो V डिस्टेंस पीछे जो लिक्विड है, मेरी बात सुनिए ध्यान से बेटा, वेलोसिटी होती है एक सेकंड में कितना डिस्टेंस मूव करेगा, तो V लेंथ चलेगा, जो फ्लूइड यहाँ पे है वो उसको क्रॉस कर जाएगा, तो A इंटू वी हो गया फ्लो रेट। dm/dt आ गया रो एवी। dm/dt क्या आ गया प्यारे बच्चों, रो एवी। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। तो बेटा जो मास फ्लो रेट होगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, इतनी वॉल्यूम निकलेगी तो इतना मास निकलेगा। अगर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है तो बेटा A1 V1 इक्वल टू A2 V2 होगा एट स्टेडी स्टेट। मैं फिर से बोल रहा हूँ, एट स्टेडी स्टेट। ठीक है ना। वैसे तो नीट और जेईई मेंस टाइप जो एग्जाम होते हैं उसमें तो बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता स्टेडी स्टेट मेंशन है या नहीं मेंशन है ना। ρ1 A1 इक्वल्स टू ρ2 A2 V2 कब लेंगे, जब कहते हैं कॉम्प्रेसिबल है, तो बेटा स्टेडी स्टेट में जितना मास अंदर आ रहा होगा उतना निकल जा रहा होगा, क्योंकि अगर आए ज्यादा निकले कम तो पाइप फट जाएगा। क्लियर है, मतलब अगर आ ज्यादा रहा है और निकल कम ही रहा है लगातार
तो बेटा पाइप में मतलब मास बढ़ता है, फिर तो पाइप फट जाएगा एक टाइम बाद, है ना। आई होप ऐसा करते हैं बच्चों, मेरी बात सुनेंगे बहुत ध्यान से। एक चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर कभी कभी तो A1 B1 इक्वल टू A2 B2 ऐसे कह देंगे, कभी कभी कह देंगे ऐसे, एक पाइप है, दूसरा पाइप है ना, तीसरा पाइप है, इनसे पानी आ रहा है और जा रहा है अगले दो पाइप्स में, है ना। तो यहाँ पर मान लीजिए इसका क्रॉस सेक्शन A1 है ना, और यहाँ पे रफ्तार जो है वो V1 है, इसका क्रॉस सेक्शन A2 है और रफ्तार इसमें V2 है, इसका क्रॉस सेक्शन A3 है, रफ्तार इसमें V3 है ना, इसका क्रॉस सेक्शन A4 है, रफ्तार इसमें V4 है, इसका क्रॉस सेक्शन A5 है, रफ्तार इसमें V5 है। करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। तो बेटा यहां से जो फ्लो आएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, जो फ्लो रेट यहां से एंटर करेगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इज इक्वल टू जो टोटल फ्लो आएगा उतना ही निकल जाएगा। बेटा बेसिक बात वही है, कंटिन्यूटी मतलब स्टेडी स्टेट में जितना पानी आ रहा होगा, है ना, उतना ही निकल जाएगा। Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इक्वल टू Q4 प्लस Q5, दैट इज इक्वेशन क्या बन जाएगी, A1 V1 प्लस A2 V2। अगर आप ध्यान से देखें तो बेटा ये जंक्शन लॉ की तरह ही बन गया, प्लस A3 V3 इज इक्वल टू A4 V4 प्लस A5 V5, है ना। मैं जानता हूं कि बेटा ये 5 टाइप का, तो 5 पाइप वाली प्रॉब्लम तो कभी भी नहीं देखी है ना। ज्यादातर 2 ही पाइप होते हैं, एक से आ रहा होता है पानी और 2 से निकल जा रहा होता है। तो वहां क्या लगेगा, A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2 प्लस A3 V3, जितना आ रहा होगा उतना 2 में बढ़ जा रहा होगा। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। चलिए आइए अब एक दो क्वेश्चन फटाक से देखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं बर्नौलीज की तरफ। आइए प्यारे बच्चों, दो क्वेश्चंस कर लेते हैं छोटे छोटे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पे, ताकि अपने को टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहती है प्यारे बच्चों, एट स्टेडी स्टेट वाटर एंटरिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन इज इक्वल टू वाटर लीविंग थ्रू अदर क्रॉस सेक्शन, दैट इज अगर एक सिंगल पाइप है एट स्टेडी स्टेट फ्लो रेट विल बी सेम थ्रू ईच एंड एवरी क्रॉस सेक्शन। ओके ओके, आइए क्वेश्चन करते हैं। अब वाटर flows through a pipe of internal diameter 20 cm at the speed of 10 meter per second. What should be the diameter of the nozzle if the water is to emerge at the speed of 40 meter per second? मैं फिर से क्वेश्चन बोल दे रहा हूं। Water flows through a pipe of inner diameter 20 cm at the speed of 10 meter per second. What should be the diameter of nozzle if the water is to emerge at the speed of 40 meters per second? नोट करिए, थोड़ा सा स्लो करके सुन लीजिए, एक एक करके बेटा एक एक लाइन नोट करिए। वाटर फ्लोज थ्रू अ पाइप ऑफ इनर डायमीटर 20 सेंटीमीटर। वाटर फ्लोज थ्रू अ पाइप ऑफ इनर डायमीटर 20 सेंटीमीटर एट द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। Water flows through a pipe of inner diameter 20 cm at the speed of 10 meter per second. What should be the diameter of the nozzle if the water is to emerge? What should be the diameter of the nozzle? Nozzle का diameter जहां से पानी बाहर निकलना है, if the water is to be emerged at the speed of 40 meter per second. यहां nozzle का diameter क्या हो ताकि 40 से बाहर निकले? यहां 10 है रफ्तार, डायमीटर है 10 मीटर पर सेकेंड। ओ सॉरी, डायमीटर तो है 20 सेंटीमीटर, सॉरी, और वेलोसिटी है यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड। वहां पे 40 है, तो भैया बताना है वहां पे डायमीटर कितना हो। बेटा देखो पाई आर स्क्वायर होता है एरिया, आर को d/2 कही तो पाई d स्क्वायर बाय 4, ये होता है एरिया। एरिया इंटू वेलोसिटी होता है फ्लो रेट। A1 V1 इक्वल टू A2 V2 पाई d स्क्वायर बाय 4 इंटू 10, और यहाँ d कितना 20, तो पाई इंटू 20 स्क्वायर बाय 4 इंटू 10 इज इक्वल्स टू पाई d स्क्वायर बाय 4। यहाँ का डायमीटर निकालना है, मान लो d है, पाई d स्क्वायर बाय 4 इंटू 40। आया, फिर से बता दे रहा हूं, पाई आर स्क्वायर होता है एरिया, पाई आर को लिख दीजिए d/2, पाई d स्क्वायर बाय 4, ये हो गया एरिया। एरिया इंटू वेलोसिटी फ्लो रेट, जितना आएगा उतना ही जाएगा, नहीं तो पाइप फट जाएगा या सुकड़ जाएगा। तो भैया ये कितना हो गया, पाई इंटू 20 स्क्वायर बाय 4, पाई इंटू 20 स्क्वायर बाय 4। सेंटीमीटर में कोई दिक्कत नहीं, वो भी सेंटीमीटर में आ जाएगा यार, सेम यूनिट रहेंगे दोनों तरफ। तो पाई d स्क्वायर बाय 4 इंटू 10 बराबर पाई d स्क्वायर बाय 4 इंटू 40। पाई बाय 4 कट जाएंगे, पाई बाय 4 कट जाएंगे, 0 0 कट जाएंगे, 0 0 कट जाएंगे, d स्क्वायर
ये 20 स्क्वायर बाय 2 स्क्वायर है, 20 बाई 2 का स्क्वायर, दैट इज डायमीटर कितना आ गया 10। अब ये मत कहते ना प्लस माइनस 10, डायमीटर भैया कभी नेगेटिव ना होगा। अगर डायमीटर नेगेटिव हो गया तो अनर्थ हो जाएगा बाबूजी। आया, आप कह सकते थे ए वी का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, वेलोसिटी 40 टाइम्स, तो एरिया को 1/4 करना पड़ेगा। एरिया 1/4 कब होगा? जब डायमीटर हाफ होगा। 20 है तो यहाँ डायमीटर 10 होगा। अरे तो ओरली हो सकता था, नहीं आया। फिर से बोल दे रहा हूं, एरिया इंटू वेलोसिटी फ्लो रेट है जो कि कांस्टेंट होगा। एरिया इंटू वेलोसिटी फ्लो रेट है, एरिया इंटू वेलोसिटी फ्लो रेट है जो कि कांस्टेंट होगा, जो कि कांस्टेंट होगा। तो फिर अगर कांस्टेंट है तो क्या बन जाएगा सिचुएशन? वेलोसिटी करनी है 4 टाइम तो एरिया करना पड़ेगा 1/4। एरिया किया 1/4, 1/4 कब होगा बेटा? पाई डी स्क्वायर बाय 4। एरिया 1/4 कब होगा? जब डायमीटर हाफ होगा, तभी तो एक 4 नीचे एक्स्ट्रा आएगा। तो डायमीटर हाफ, 20 से क्या हो गया 10। और अगर आपको लगे ऐसे नहीं भैया, ऐसे नहीं, हम तो लिख लिख के दोबारा से सीखना चाहते हैं, अच्छे से समझना चाहते हैं, तो बेटा फिर क्या बोलेंगे? पाई इंटू 20 स्क्वायर बाय 4 इंटू V1 मतलब 10 बराबर पाई डी स्क्वायर बाय 4 इंटू 40। एक ही अननोन है, डी को निकालो आएगा 10। एक ही अननोन है, डी को निकालो आएगा 10। डायरेक्टली सोचने का तरीका, वेलोसिटी 4 टाइम्स तो एरिया 1/4, एरिया 1/4 डायमीटर हाफ 10। आया? बिल्कुल आया। ऐसा करते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्वेश्चन ऑफ कंटिन्यूटी पे, ताकि टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। ये क्वेश्चन और देख लेते हैं प्यारे बच्चा। रिवर ऑफ विड्थ 12 मीटर फ्लोइंग एट 20 किलोमीटर पर आवर मिक्सेस विद अनदर रिवर। हल्के हल्के बोलते ताकि आप नोट कर ले। अ रिवर ऑफ विड्थ 12 मीटर, प्लीज पॉज करते रहिए और नोट करते रहिए। अ रिवर ऑफ विड्थ 12 मीटर फ्लोइंग एट 20 किलोमीटर पर आवर। अ रिवर ऑफ विड्थ फ्लोइंग एट A river of width 12 मीटर फ्लोइंग एट 20 किलोमीटर पर आवर। बेटा एक रिवर है जिसकी विड्थ है 12 मीटर, फ्लोइंग एट 20 किलोमीटर पर आवर, मिक्सेस विद अनदर रिवर, मिक्सेस विद अनदर रिवर ऑफ विड्थ 8 मीटर। इसकी विड्थ 8 मीटर है, विच इज फ्लोइंग एट 16 किलोमीटर पर आवर, फ्लोइंग एट 16 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब भैया ये क्या हुआ भैया? मतलब दो नदियां मिली और मिलके बन गई एक नदी। अ रिवर ऑफ width 12 meter flowing at 20 km per hour mixes with another river of width 8 meter flowing at 16 km per hour and spreads in another stream of width 16 meter। अब ये कह रहे हैं 16 मीटर की दूसरी रिवर में जाके मिक्स हो गई भैया। अब एक बन गई, हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है बेटा। ये 8 मीटर है, ये 12 मीटर है, ये 16 मीटर है। बस यहाँ पे रफ्तार पूछी क्या हो जाएगी? कह रहे डेप्थ ऑफ रिवर हर जगह सेम है। अब एरिया बेटा पता क्या होगा? डेप्थ हर जगह W है मान लो, या D मान लो। 8 इंटू डी इसका एरिया, 12 इंटू डी इसका एरिया, 16 इंटू डी। आप समझ रहे हो ना? ये 16 और D इसकी डेप्थ है। अब बेटा A1 V1 आया, A2 V2 आया और A3 V3 जाएगा। करो भैया 12 D, ये इसका एरिया। आप समझ पा रहे हो ना? इसकी विड्थ डेप्थ जो वो D, 12 इंटू डी एरिया इंटू 20 इतना आया, प्लस 8 इंटू डी इसका एरिया और इंटू 16। A1 V1 प्लस A2 V2 इज इक्वल्स टू 16 इंटू डी इंटू V, 12 इंटू डी A1 V1, 8 इंटू डी A2 V2, 16 इंटू डी A3 V3। बस खत्म। यहां से क्या बन जाएगा? डी डी को काटो, डी डी को काटो, और ये कितना गया? 12 इंटू 20। ऐसा करते हैं 4 4 दा 16, साफ लिखो भाई। 4 4 दा 16, 4 3 दा 12, फिर 4 को काटो, 4 1 दा 4, 4 5 दा 20, 5 3 दा 15 और 8। तो V कितना आ गया प्यारे बच्चों? 23। फिर से बोलूं, 12 इंटू डी इसका एरिया, ठीक है, इंटू वेलोसिटी, ये फ्लो रेट हो गया। 8 इंटू डी इसका एरिया इंटू इसकी वेलोसिटी 16। A1 V1 प्लस A2 V2 ये आया, और इसमें 16 इंटू डी इसका एरिया इंटू इसकी वेलोसिटी। डी डी को काट दिए पहले, फिर 16 को काटिए, 4 4 दा 16, 4 3 दा 12, 12 4 5 दा 20, सॉरी
4 3 12, 2 4 थे ना, तो 15 + 8 23, तो बी कितना आ गया प्यारे बच्चों 23। आई होप बेटा मैं आपको समझा पाया हूँ, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ये हो गई इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अब बेटा आज की आखिरी बात जो आपको सिखाना चाहता हूँ दैट इज बर्नौलीज थ्योरम। चलिए आइए बढ़ते हैं बेटा बर्नौलीज थ्योरम की तरफ। बर्नौलीज थ्योरम बेटा क्या है? बर्नौलीज थ्योरम है नथिंग बट एनर्जी कंजर्वेशन, वर्क एनर्जी थ्योरम से फाइनली एक इक्वेशन निकल के आ जाती है जिसको हम बोलते हैं बर्नौलीज थ्योरम। ठीक है, तो बर्नौलीज थ्योरम बेटा जब हम अप्लाई करते हैं तो हम बोलते हैं वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पर हम थर्मल एनर्जी वगैरह की बात नहीं करते हैं, कोई हम खाली और खाली बात करते हैं। यहाँ पर सपोज करिए एक पाइप है जिसका एक क्रॉस सेक्शन h1 हाइट पे है ना, और दूसरा क्रॉस सेक्शन सपोज कर लीजिए h2 हाइट पे है ना। अब यहाँ पर जो प्रेशर है सपोज कर लीजिए यहाँ पे प्रेशर P1 है, यहाँ पर प्रेशर P2 है, यहाँ एरिया A1 है, यहाँ एरिया A2 है। ठीक है, अब बेटा मैं बस आपको इतना कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पर जो फोर्स आएगा P1 A1 आएगा, यहाँ पर जो फोर्स आएगा वो P2 A2 आएगा। ठीक है, और बेटा हम इसका वर्क डन प्लस ग्रेविटी, क्योंकि नीचे आ रहा है जैसे, तो ग्रेविटी का वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी करते हैं। यहाँ पर हम कंसिडर करते हैं कि कोई भी एनर्जी आवाज में कन्वर्ट नहीं, कोई थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस नहीं, दैट इज लेमिनार फ्लो है। कैसा फ्लो है? लेमिनार, है ना बेटा। ऐसा नहीं कि इन वर्ड से आप मतलब रूबरू नहीं है, मतलब ये आपने वर्ड्स पहले भी सुन रखे हैं, ऐसा नहीं कि आप इन वर्ड्स का इंट्रोडक्शन नहीं है आपके पास। लेमिनार मतलब जो बिल्कुल जैसे जब आप टैप खोलते हैं हल्के चलाते हैं तो कुछ इस तरीके का फ्लो आता है, नीचे आते आते कुछ इस तरीके का होता जा रहा होता है, तो इसको बोलते हैं लेमिनार, है ना। और कभी कभी आप जब टैप खोलते हैं, है ना, बहुत तेज चलाते हैं तो पानी ऐसे ऐसे मतलब इधर उधर भाग रहा होता है दाएं बाएं, तो बेटा जब लेमिनार होता है मैं कह सकता हूं कोई इंटरमिक्सिंग नहीं होती है। एक फ्लूइड पार्टिकल दूसरे फ्लूइड पार्टिकल की पाथ फॉलो करता है, आगे वाले की पाथ फॉलो करता है। जबकि टर्बुलेंट में क्या होता है बेटा? इंटरमिक्सिंग हो रही होती है, कोई इधर जा रहा होता है, कोई इधर जा रहा होता है, कोई इधर जा रहा होता है ना। पाइप को टकराते हैं, है ना, तो पाइप को बार बार हिट करते तो पाइप वाइब्रेट भी करता है। लेमिनार में शांति से जा रहा होता है। ठीक है, तो बेटा ये लेमिनार फ्लो के लिए है। ये ऐसी क्वेश्चन मतलब ये जो बर्नौलीज थ्योरम लगा रहे हैं ये इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए। तो बेटा बर्नौलीज थ्योरम जो डेराइव करते हैं बर्नौलीज थ्योरम, बेटा वहां पर चार चीजें हैं। फ्लो इज स्ट्रीमलाइन, है ना, और लेमिनार और स्टडी, है ना। स्टडी, स्ट्रीमलाइन, लेमिनार फ्लो, पहली बात। दूसरी बात इनकम्प्रेसिबल है, क्योंकि कंप्रेस हो गया तो कुछ एनर्जी कंटेन कर लेगा, पोटेंशियल एनर्जी। अगर कोई जैसे आप स्प्रिंग को दबा देते हैं एनर्जी कंटेन कर लेता, फ्लूइड को भी दबा देंगे तो कुछ एनर्जी कंटेन कर लेगा, पोटेंशियल एनर्जी। तो ऐसी हम कोई भी एनर्जी कंसिडर नहीं कर रहे हैं। तो फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल, इनकम्प्रेसिबल है, स्ट्रीमलाइन है। इसके बाद मैं कह रहा हूं कि मतलब देखो इनकम्प्रेसिबल, नॉन विस्कस, कोई विस्कस नहीं, कोई थर्मल एनर्जी जनरेट नहीं हो रही है। इनकम्प्रेसिबल, नॉन विस्कस, स्ट्रीमलाइन, स्टडी, लेमिनार, कुछ भी कह सकते हैं। और चौथी बात है रोटेशनल, घूम फिर नहीं रहा है। अगर घूमेगा तो बेटा कुछ मतलब जैसे हाफ आई ओमेगा स्क्वायर आप रिजिड बॉडी की काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, तो हमको यहाँ पे घूमने वाली बेटा कितना घूम रहा है वो निकालनी मुश्किल रहेगी। तो पहला केस आइडियल पढ़ना चाह रहे हैं, दैट इज घूमने वाला इफेक्ट हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं, इररोटेशनल फ्लो है। तो बेटा चार चीजें हैं, बेटा चार चीजें क्या है? इनकम्प्रेसिबल, इनकम्प्रेसिबल, नॉन विस्कस, स्टेडी, स्ट्रीमलाइन और लेमिनार फ्लो। और चौथी बात है इररोटेशनल फ्लो है, रोटेट नहीं कर रहा है, रोटेट करेगा तो वो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी लिखनी पड़ेगी। और यहाँ पर अब बेटा हम करते क्या हैं, यहाँ पर जब ये dx1 अंदर जाएगा मान लीजिए, है ना, तो यहाँ से ये dx2 बाहर निकलेगा और dx2 जो होगा बड़ा होगा। ऐसा क्यों कह सकता हूँ? क्योंकि बेटा यहाँ पे वेलोसिटी कम होगी, ये पतला है, यहाँ पे वेलोसिटी ज्यादा है, यहाँ पे पॉजिटिव वर्क डन होगा। तो वर्क डन बाय प्रेशर जो आएगा वो आएगा, जो छोटा सा वर्क डन बाय प्रेशर आएगा वो आएगा P1 A1 dx1, है ना, और cos 0, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम ही डायरेक्शन में, लेकिन इधर फोर्स इधर को आ रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर, तो माइनस P2 A2 dx2 या P2 A2 dx2 इनटू cos 180 कहेंगे। तो ये आ गया वर्क डन बाय प्रेशर। वर्क डन बाय ग्रेविटी, ग्रेविटी का वर्क डन बेटा यहाँ से फ्लूइड गायब हो गया है और यहाँ पे आ गया है, इस जगह पे आ गया है, तो आप बाकी यहाँ पर पहले भी था अभी भी है, तो आप कह सकते हैं इस पे जो वर्क हुआ है बेसिकली जो पोटेंशियल है वो डिक्रीज, आप कह सकते हैं यहाँ से गायब हुआ और यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो जो डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी है वही हो जाएगा वर्क डन बाय ग्रेविटी, जो कि क्या रहा है रो डीवी। मान लीजिए ये जो वॉल्यूम है डीवी है, A1 dx1 या A2 dx2, जितनी इधर से जाएगी अंदर उतनी उधर से बाहर निकलेगी, तो P1 माइनस P2 dV हो गया वर्क डन। और वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या आ गया रो डीवी, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ये मास हो गया, dmg
H1 माइनस H2। ये क्या हो गया बेटा, डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। mgH1 इसकी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर ये थी, इसकी mgH2 हो गई। यहां से यहां तक पहले भी फ्लूइड था, अभी भी है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी अभी भी वही की वही है। तो जो चेंज आया वही यही चेंज आया। डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इज वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो बेटा वर्क डन बाय प्रेशर प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यहां से यहां तक जो बेटा फ्लूइड था, पहले भी था अभी भी है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी वही है, काइनेटिक एनर्जी भी वही है। चेंज किस में आया, मैं कह सकता हूं यहां से गायब हुआ और यहां पे आ गया, इसी की काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया। तो डीके क्या हो जाएगा, डीके हो जाएगा हाफ रो डीवी, हाफ रो डीवी v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, हाफ डीएम v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। ये आ गया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पा रहा हूं, ठीक है। तो वर्क डन बाय प्रेशर प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाय प्रेशर प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, है ना। और जब बेटा आप ये पुट करेंगे, है ना, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस, तो फाइनली आपको मिलेगा क्या, फाइनली आपको मिलेगा P1 प्लस रो जी H1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस रो जी H2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। क्लियर है। तो P प्लस रो जी H प्लस हाफ रो V स्क्वायर इज कांस्टेंट, ये आपको मिल जाएगा, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भैया। अब दैट इज P प्लस रो जी H प्लस हाफ रो V स्क्वायर इज कांस्टेंट। P ये क्या है, प्रेशर एनर्जी, है ना, मतलब ये बेसिकली एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, जैसे mgh होता है, अपॉन वॉल्यूम कर दिया, पर यूनिट वॉल्यूम एनर्जी है। P प्लस रो जी H प्लस हाफ रो V स्क्वायर इज कांस्टेंट। P प्लस रो जी H प्लस हाफ रो V स्क्वायर इज कांस्टेंट। आप आया है, दिस इज नथिंग बट बर्नौलीज थ्योरम। तो बर्नौलीज थ्योरम स्टेट्स दैट व्हेन the fluid is incompressible, non-viscous, and when the flow is streamlined and irrotational, pressure energy, sum of pressure energy, potential energy and kinetic energy per unit volume is constant. Sum of pressure energy, kinetic energy and potential energy per unit volume is constant. और बेटा ध्यान से देखिए, पूरा फ्लूइड एक ही है, तो बर्नौलीज थ्योरम जब अप्लाई करनी है तो एक ही फ्लूइड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पर ρ1 डेंसिटी का, यहाँ पे ρ2 डेंसिटी का है, तो बर्नौलीज थ्योरम अप्लाई नहीं करते हैं। बर्नौलीज थ्योरम इज अप्लाइड व्हेन वी हैव जस्ट वन फ्लूइड। मतलब दो पॉइंट जो लेने, जहां पर आप बर्नौलीज थ्योरम अप्लाई करना चाह रहे हैं, जहां पर P प्लस रो जी प्लस हाफ रो V स्क्वायर कांस्टेंट करना चाह रहे हैं, वो पूरा फ्लूइड एक ही होना चाहिए। क्लियर हो गया, बिल्कुल क्लियर हो गया, है ना। बाकी क्वेश्चन लूंगा तो आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। ये हो गई बेटा बर्नौलीज इक्वेशन। इसकी दूसरी फॉर्म होती है, इसको रो जी से डिवाइड कर दीजिए, तो क्या देगा, P बाय रो जी प्लस H प्लस V स्क्वायर बाय 2G। दिस इज नया कांस्टेंट K डैश। इसको हम बोल देते हैं प्रेशर एनर्जी हेड, काइनेटिक एनर्जी हेड या वेलोसिटी हेड भी बोल देते हैं इसको। हम इसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी हेड। कभी कभी ऐसा कह देंगे कि वेलोसिटी हेड या काइनेटिक एनर्जी हेड की वैल्यू है सपोज करिए 10, तो बताइए व्हाट इज द वेलोसिटी, इसको 10 के बराबर करिए, वेलोसिटी निकालिए। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। दिस इज बर्नौलीज थ्योरम। सो वी आर डन विद बर्नौलीज थ्योरम, व्हिच इज व्हेन द फ्लो इज streamline, steady or laminar, or and also when the flow is irrotational for incompressible and non-viscous fluid, then sum of pressure energy, kinetic energy and potential energy per unit volume is constant throughout the flow or throughout the streamline. चलिए बढ़ते हैं आगे, इसकी एप्लीकेशंस देख लेते हैं बेटा। इसी की एप्लीकेशंस हैं बेसिकली जिसपे आपको क्वेश्चंस मिलने हैं, और कोई भी चीज नहीं, इसकी एप्लीकेशंस पे ही क्वेश्चन मिलने हैं आपको, है ना। जैसे सबसे सिंपल होती है, जैसे मान लीजिए ऐसा है, एक पाइप है, लेट से यहाँ पे एरिया A1 है ना, यहाँ पे एरिया A2 है, यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो V1 है, यहाँ पर जो वेलोसिटी है लेट से वो V2 है। तो पहली चीज A1 V1 इज इक्वल्स टू A2 V2। क्लियर, बिल्कुल क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2, पहली बात। दूसरी बात, दोनों सेम हाइट पे हैं, किसी भी पॉइंट से लेंगे तो दोनों सेम हाइट पे हैं। ठीक है, तो बेटा आप लगाइए यहाँ पे बर्नौलीज थ्योरम। P1, यहाँ पे प्रेशर सपोज करिए P1 है, यहाँ पर P2 है, पूछ लेंगे कहाँ प्रेशर ज्यादा है कहाँ कम है, तो P1 प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो
V1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू P2 प्लस रो GH प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। ये बराबर है, कट गए रो GH। अब बेटा हम समझ सकते हैं जहां एरिया कम वहां वेलोसिटी ज्यादा, तो P प्लस हाफ रो V स्क्वायर कांस्टेंट आ रहा है, इसको हम बोलते हैं प्रेशर वेलोसिटी ट्रेड ऑफ, प्रेशर वेलोसिटी ट्रेड ऑफ। ठीक है, तो P प्लस हाफ रो V स्क्वायर कांस्टेंट, तो बेटा जहां पर वेलोसिटी ज्यादा है वहां पे प्रेशर कम होगा, तो P2 जो होगा वो P1 से कम होगा। फील भी कर सकते हैं बेटा, यहां प्रेशर ज्यादा होगा, वही प्रेशर ही काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है। थोड़ा सा दबाव है, इतना नेग्लिजिबल सा समझ लीजिए दबाव है जिसके कारण प्रेशर है, और उसी ने लात मारी तो वही काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ी है तो किसी के कॉज पे ही बढ़ेगी, मतलब कोई ना कोई एनर्जी है जो डिक्रीज होगी, एंड ओवर हियर इज प्रेशर एनर्जी हैज डिक्रीज्ड एंड काइनेटिक एनर्जी हैज इंक्रीज्ड, है ना। इसी को ही बना दिया जाता है वेंचुरी मीटर, जो कि आपके सिलेबस में भी है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है ना। ये नीट, जेईई मेंस, एडवांस्ड हर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहता है। कभी कभी आपसे ये पूछ लेंगे यहाँ पे हमने क्या किया, ऊपर को ऐसे बढ़ा दिया, तो पहले बताइए जैसे ये सेंटर वाली लाइन है, उससे यहाँ पे पानी मान लीजिए H1 हाइट पे गया और इससे मान लीजिए H2 हाइट पे गया, तो H1 बड़ा होगा या H2? डेफिनेट है प्यारे बच्चों कि यहां पर बड़ा होगा H1, यहां पर बड़ा क्या होगा, H1 बड़ा होगा प्यारे बच्चों H2 से। H1 बड़ा होगा H2 से, क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है तो वो पुश कर देगा, लिक्विड ऊपर चला जाएगा। ये नहीं सोचिएगा यहाँ पे बाउंड्री ऊपर है, बेटा यहाँ प्रेशर ज्यादा, मैं इस पॉइंट के सेम लेवल पे प्रेशर की बात कर रहा हूं। और क्या यहाँ पर मैं कह सकता हूँ P इक्वल टू PA प्लस रो GH एप्लीकेबल है? यस, बिल्कुल एप्लीकेबल है। क्यों? क्योंकि PA प्लस रो GH जब मैंने डिराइव किया था तो मैंने y डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 किए थे। y डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 करने का मतलब है कि y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 है। यहाँ फ्लूइड अगर x में फ्लो कर रहा है तो y में तो फ्लो ही नहीं कर रहा है, तो y में नेट फोर्स अभी भी 0 है। तो PA प्लस रो GH, यहाँ पे प्रेशर जो आएगा P2 जो प्रेशर आएगा वो आएगा PA प्लस रो GH2। यहां जो प्रेशर आएगा P1 वो आएगा PA प्लस रो GH1। आया? बिल्कुल आया, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसा करते हैं, फटाफट से अप्लाई कर देते हैं, PA प्लस रो GH1 प्लस पोटेंशियल एनर्जी दोनों जगह सेम है, रो GH चलिए लिख लेते हैं। प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू PA प्लस रो GH2, प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। इसका सम कांस्टेंट करिए फटाफट से, ये काटिए। पोटेंशियल एनर्जी सेम है, PA काटिए, तो यहां से आ क्या देगा, रो G H1 माइनस H2 इज इक्वल्स टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। बेटा ये वेंचुरी मीटर होता है जिससे हम फ्लो रेट मेजर करते हैं, जिससे हम वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड मेजर करते हैं। तो आप जो भी निकालना चाह रहे हैं, सपोज करिए आप V2 निकालना चाह रहे हैं, तो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। अब A1 B1 इक्वल्स टू A2 B2 इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि बेटा ये तो बिल्कुल सिंपल बात है ना, यहाँ पर जितना पानी आएगा उतना निकल जाएगा, है ना। तो हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर की वैल्यू यहां से निकाली, A2 स्क्वायर बाय A1 स्क्वायर V2 स्क्वायर। अब बेटा फटाफट से आप V2 यहां से निकाल सकते हैं, रो गया अंडर रूट 2G H1 माइनस H2 अपॉन 1 माइनस A2 बाय A1 का होल स्क्वायर। करेक्ट है? बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही सिंपल तरीके से आ रहा है। होप मैं आपको समझा पाया हूं। दिस इज वेंचुरी मीटर, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे बेटा आपको, जब भी बर्नौलीज का क्वेश्चन आ रहा है ना, तो बेटा वो एक ही चीज पे है, और वो एक चीज पता है क्या है, वो एक चीज ये है कि आपसे कह देंगे मतलब आपको दो चीजें लगानी होंगी, एक बर्नौलीज थ्योरम, है ना, और दूसरी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। कोई भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही आराम से, ठीक है। हालांकि मैं नीट और जेईई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता हूँ कि ये फॉर्मूला ही आपको याद हो जाना चाहिए, है ना, तो बहुत ही अच्छा रहेगा, कोई खास बड़ी बात नहीं है ना। इसको फटाक से नोट कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए आइए बढ़ते हैं बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन की तरफ, बर्नौलीज थ्योरम की। बेटा ये कंटेनर है ना, और इस कंटेनर में पानी भरा हुआ है।
बेसिकली मैं आपको बताने वाला हूँ टॉरसलीज थ्योरम। देखो बेटा यहाँ पर क्या है, यहाँ पे एक बहुत छोटा सा छेद है जिसका एरिया आप A2 कह दीजिए, यहाँ पर एरिया A1 है ना। अब अगर ये बहुत छोटा होगा ना छेद, बेटा जैसे ना देखो घंटे वाली सुई चलती तो है, पर आपको क्या दिखाई देता है बेटा, अगर आप घंटे वाली सुई को देखें घड़ी में तो आपको दिखाई देगा वो रुकी हुई है। चल तो वो भी सेकंड हैंड वाली चलती हुई दिखाई देती है क्योंकि वो काफी तेज चल रही होती तो आप देख पाते हैं, पर जो आर हैंड होता है बेटा वो आपको लगभग रुका हुआ दिखता है। बेटा वैसे ही उसी तरीके से अगर आप अपना टैंक देखेंगे, भले नीचे आपने टैप ऑन कर रखा है, आपको लगेगा कि फ्लूइड लेवल कम नहीं हो रहा है, जो लिक्विड लेवल है, जो वाटर लेवल है टैंक में वो डिक्रीज नहीं हो रहा है, ऐसा आपको महसूस होगा, है ना। तो बेटा ये आपको नीचे आता हुआ महसूस नहीं होगा जबकि इसके पास कुछ वेलोसिटी होगी v1। तो अगर कोई कह देगा A2 बहुत छोटा है, तो बेटा अगर ये बहुत छोटा है तो यहाँ पे वेलोसिटी काफी ज्यादा होगी इसके कंपैरिजन में, मतलब इस जगह पे वेलोसिटी नेग्लिजिबल है। तो बेटा ये जो वेलोसिटी आएगी, सपोज कर लीजिए ये हाइट है h, तो बेटा यहाँ पर जो प्रेशर है वो Pa है, यहाँ जो प्रेशर है वो Pa है, इसी को ही आपने डेटम ले लिया, दैट इज यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0। अब लगा दीजिए बेटा Pa प्लस रो जी एच, P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर कॉन्स्टेंट Pa, और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी रो जी एच हाफ रो वी स्क्वायर हाफ रो v1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू Pa प्लस पोटेंशियल एनर्जी 0, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 मानी, प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ रो v2 स्क्वायर। अब v1 की वैल्यू कहां से निकालेंगे, A1 v1 इक्वल्स टू A2 v2, दो ही चीजें लगनी है बेटा, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एंड बर्नौलीज थ्योरम, है ना। और यहां से जो v1 की वैल्यू है वो A2 v2 बाय A1 यहाँ पे आप पुट कर सकते हैं, A2 v2 बाय A1। Pa को गुस्से में आके काट दीजिए, है ना, रो भी कट ही जाएगा, चलिए कोई बात नहीं, भी लिखे रह देते हैं, रो जी H इज इक्वल्स टू हाफ रो v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, तो v2 स्क्वायर और v1 स्क्वायर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, A2 v2 स्क्वायर बाय A1 स्क्वायर, A2 बाय A1 स्क्वायर v2 स्क्वायर। तो v2 की वैल्यू निकल के आ जाएगी प्यारे बच्चों √2gh अपॉन 1 माइनस A2 बाय A1 का होल स्क्वायर, √2gh अपॉन 1 माइनस A2 बाय A1 का होल स्क्वायर। तो बेटा v2 की जो वैल्यू आ गई वो आ गई √2gh अपॉन 1 माइनस A2 बाय A1 स्क्वायर। तो ये आ गई वेलोसिटी। तो बेटा जो वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स जो निकल के आ रही वो आ रही √2gh, h उससे कितना ऊपर तक पानी भरा है, 1 अपॉन 1 माइनस A2 बाय A1 स्क्वायर। अब अगर A2 A1 के कंपैरिजन में बहुत छोटा हो तो ये क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी √2gh, क्योंकि A2 बाय A1 0 हो गया। A2 अगर बहुत छोटा है A1 से तो ये आ गई √2gh विच इज टॉरसलीज इक्वेशन। तो जो वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स है दैट इज √2gh इफ द होल इज वेरी छोटा, एंड अगर होल छोटा ना हो तो बन जाएगा √2gh अपॉन 1 माइनस A2 बाय A1 स्क्वायर, √2gh अपॉन 1 माइनस A2 बाय A1 स्क्वायर, √2gh अपॉन 1 माइनस A2 बाय A1 स्क्वायर। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पा रहा हूं, है ना, इसमें कोई खास दिक्कत की बात नहीं है, बड़े आराम से ही हम समझ सकते हैं। अब देखिए बेटा, अगर कोई ये पूछ ले ये कितनी दूर जाके ये हिट करेगा ग्राउंड पे, जो यहां से जो बेसिकली निकल के आएगा, तो आगे प्रोजेक्टाइल मोशन है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की बात कर रहे हैं। सपोज कर लीजिए जो ग्राउंड से जो ऊंचाई है इसकी वो h है ना, तो ये चीज क्या हो जाएगी h माइनस h। क्लियर हो गया, है ना। तो बेटा जो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के केस में वो √2h बाय g होता है, वेयर h इज कितनी हाइट से उसको फेंक रहे हैं। तो जो टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा वो आ जाएगा √2 ऑफ h माइनस h ओवर g, और जो रेंज आ जाएगी प्यारे बच्चों, रेंज आ जाएगी v इंटू टी, है ना। v क्या है, √2gh इंटू टी, 2h माइनस h ओवर g को काटिए, 2 √2 मिल जाएगा 2h इंटू h माइनस h, क्वाड्रेटिक मिल रही है h में, आपको h में क्वाड्रेटिक मिल जा रही है प्यारे बच्चों। तो कोई पूछ ले किस जगह पे छेद करें ताकि मैक्सिमम रेंज आए, तो या तो बेटा dr/dh को 0 करिए, नहीं तो मैं बहुत बार बता चुका हूं कि बेटा जब भी क्वाड्रेटिक होती है, यहाँ पे h में क्वाड्रेटिक है, अलग अलग h पे रेंज की वैल्यू अलग अलग आएगी, स्मॉल h की अलग अलग वैल्यू के लिए अलग अलग आएगी, h स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है, तो जो रेंज का ग्राफ आएगा h के साथ
वो कुछ इस तरीके का आएगा, एक रूट 0 है और एक रूट HR है, एक रूट 0 है और एक रूट HR है, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू कहां थी, सम ऑफ रूट्स बाय 2 पे, दैट इज h बाय 2 पे वी विल गेट मैक्सिमम रेंज। मैक्सिमम रेंज विल बी ऑब्टेन्ड एट h बाय 2। तो मैक्सिमम रेंज होगी कितनी, स्मॉल h को h बाय 2 पुट करिए, h माइनस h बाय 2, ये भी h बाय 2, तो h बाय 2 हरा 2 कट जाएगा। तो मैक्सिमम रेंज कितनी आ सकती है, हाइट के बराबर। R max is equals to height। बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। R max जो आ रहा है वो किसके बराबर आ रहा है, हाइट के बराबर आ रहा है। R max is equals to height। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है भैया। आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूं, ठीक है। अब और क्या चीज है बेटा, देखिए बेटा मेरी बात सुनिए ध्यान से। जो रेंज का ग्राफ आ रहा है वो किस तरीके से आ रहा है, वो इस तरीके से ग्राफ आया है। इसका मतलब यहां से तो 0 पे गिरेगा, जब h इक्वल टू 0 पे छेद करे तो ऐसे गिर जाएगा पानी, यहां से थोड़ा दूर जाएगा, फिर और दूर जाएगा, फिर और दूर जाएगा, ये मैक्सिमम गया, फिर जब इधर आएंगे तो फिर पास आने लग जाएगा और पास आने लग जाएगा और पास और फिर 0, ठीक है। तो मैक्सिमम तब आएगा जब मिड पॉइंट पे छेद करेंगे, और मिड पॉइंट से जितना ऊपर और उतना नीचे छेद करेंगे तो बराबर जगह पे आके गिरेगा। सिमेट्रिक है उसके रूट। पैराबोला का ग्राफ क्या होता है, सिमेट्रिक, ठीक है। आई होप ये मैं आपको समझा पाया हूं। ये पर्टिकुलर पोर्शन को आपको 1 से 2 बार देख लेना चाहिए कम से कम, और है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों जैसा कि पिछला हमने केस किया, कंटेनर में होल कर रखा है, उसी टाइप का एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। यहां पर क्या है बेटा, 2 फ्लूइड है, एक का कॉलम है h हाइट का, दूसरे का भी h हाइट का, नीचे वाला 2 रो डेंसिटी का, ऊपर वाला रो डेंसिटी, ठीक है। सॉरी, इसके जस्ट मिड पॉइंट पे छेद कर दिया। अब बताना है कि वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स क्या आएगा, ठीक है। वेलोसिटी के बाद बेटा अगर निकालना और रेंज वगैरह वो तो सब बिल्कुल पैरेलल है पिछले क्वेश्चन की तरह। तो वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स क्या आएगा, कैसे बताएंगे, तो बेटा देखो अभी बताया था जब बर्नौलीज अप्लाई करते हैं तो पूरा फ्लूइड सेम होना चाहिए, और अगर ये स्मॉल ऑरिफिस है तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। यहां पर और यहां पर बर्नौलीज नहीं लगा सकते हैं, जब सेम डेंसिटी का हो तभी लगा सकते हैं। डेरिवेशन में ये बात बता दी थी मैंने आपको, इसीलिए डायरेक्ट किया। तो यहां पे प्रेशर क्या हो जाएगा, PA प्लस रो GH। पोटेंशियल एनर्जी यहीं पे 0 ले लीजिए, कहीं ना कहीं तो 0 लेनी, कहीं पर भी ले सकते हैं। और यहां पे काइनेटिक एनर्जी 0 है और पोटेंशियल एनर्जी 2 रो GH बाई 2, क्योंकि ये h/2 पर है, जस्ट मिड पॉइंट पे छेद किया। बेटा कई बार होता क्या है, बच्चों के दिमाग में आता है कि यार ये तो रो GH/2 ले लेते हैं, ये 2 रो GH/2। बस इसको बराबर करना है। यहाँ पे प्रेशर एनर्जी PA, पोटेंशियल एनर्जी 0 और काइनेटिक एनर्जी हाफ 2 रो V²। अब ये क्या बन जाएगा, PA गया, रो GH प्लस रो GH, 2 रो GH इज इक्वल्स टू रो V²। V कितना आ गया प्यारे बच्चों, √2GH। यहां की प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, यहां की प्रेशर एनर्जी PA प्लस रो GH, पोटेंशियल एनर्जी 2 रो GH/2 और काइनेटिक एनर्जी 0, क्योंकि स्मॉल ऑरिफिस है, पिछले केस में बता चुका हूं। अब बेटा देखिए बात सुनिए बहुत ध्यान से, एक बात और बताना चाहता हूं, आखिरी बात ये है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनेंगे। आखिरी बात ये है कि इसी को आप बिना बर्नौली से करना चाहे एक ही लाइन में तो भी पॉसिबल है। h हाइट का रो डेंसिटी का लिक्विड, सॉरी 2 रो डेंसिटी का लिक्विड, ऊपर रो वाले ने रो GH यहाँ पे प्रेशर लगाना था एक्स्ट्रा, तो मैं कह रहा हूं ऊपर भी 2 रो का ले लीजिए, तो उसकी h/2 हाइट चाहिए होगी सेम प्रेशर जनरेट करने के लिए। उसी प्रेशर के कारण ही तो यहाँ पे फ्लो निकल रहा है। ऊपर कौन सा लिक्विड है इससे मतलब नहीं, ऊपर प्रेशर क्या आ रहा है उससे मतलब है। अब ध्यान से देखिए, अब h/2 ये चीज थी, h/2 ये हो गया, h हाइट का हो गया, तो अगर h हाइट तक भरा हुआ तो कितनी वेलोसिटी से निकलेगा फ्लूइड, √2GH। खत्म बात। होल के ऊपर कहां तक पानी है, सेम पानी होना चाहिए, बस सेम फ्लूइड होना चाहिए, तो आप √2GH कह सकते हैं। एंड दिस इज द आंसर, डायरेक्ट वही चीज। ये ना सोचो √2GH, बेटा हो सकता है ये वहां पे आपको कह देते 2H है, तो रो G 2H आ रहा था, तो 2 रो GH लेना पड़ता फिर ये, तो √2GH तुक्का ना सोच ले कि √2GH आंसर आ गया, बाई चांस आ रहा है ना। करने का तरीका समझे, बहुत ही आसान सी बात है। आई होप बेटा मैं आपको समझा पाया हूँ, कोई भी खास दिक्कत की बात नहीं है।
अब इसी पे एक और क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभी हमको कह देते हैं कि लिफ्ट कितनी आएगी एक एरोप्लेन के विंग पर। तो बेटा किस तरीके से करा जाएगा, देखिए ध्यान से। ये एक एरोप्लेन का विंग है, यहां पर अब इसकी रिस्पेक्ट में जो फ्लूइड है वो इधर आ रहा है, एयर इधर आ रही है, ऊपर तेजी से निकल जाएगी, मान लीजिए v1 रफ्तार है, नीचे कम, तो यहीं से इधर पहुंची, यहीं से इधर, तो दोनों की जो एनर्जी होगी बराबर होगी। तो ऊपर p1 प्लस हाफ रो v1 स्क्वायर, नीचे p2 प्लस हाफ रो v2 स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर बन क्या जाएगा, जो नीचे प्रेशर है p2, p1 ऊपर, तो p2a माइनस p1 है। तो जो बेटा लिफ्ट फोर्स आ रहा है, जो लिफ्ट आ रही है वो क्या आ रही है बेटा, p2 माइनस p1 इंटू a, विच इज हाफ रो v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर इंटू a। दिस इज लिफ्ट फोर्स। ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे, इसी को मॉडिफाई करके दे देंगे, कह देंगे कि एक बिल्डिंग है, हवा इधर को चल रही है, यहां पे एक विंडो है ना, फ्लो v वेलोसिटी से हो रहा है एयर का, तो बताना है कि इस पे मतलब जो छत है उस पे लिफ्ट फोर्स कितना रहा। बेटा अंदर तो एयर रुक गई, ऊपर v से जा रही है, वही एयर इधर आ रही थी, वही एयर इधर आ रही है, तो यहाँ पे प्रेशर p2, यहाँ पे p1, तो बेटा वही जो टोटल एनर्जी यहाँ होगी वही यहाँ पे होगी। तो p2, क्योंकि बेटा पोटेंशियल एनर्जी तो बेटा बराबर ही है, जस्ट ऊपर और जस्ट नीचे की बात करो, और ऊपर क्या है p1 प्लस हाफ रो v1 स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी दोनों जगह सेम है, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी की बात तो करेंगे नहीं, प्रेशर वेलोसिटी ट्रेड ऑफ टाइप की सिचुएशन। तो बेटा कितनी आ जाएगी लिफ्ट, p2 माइनस p1 इंटू a, दैट इज हाफ रो v स्क्वायर इंटू a। तो इस तरीके के आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, आप बड़े ही आराम से कर पाएंगे। ठीक है, आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूं, बहुत ध्यान से नोट करते चलेंगे, आगे बढ़ते चलेंगे। चलिए एक और लास्ट एप्लीकेशन देख लेते हैं और खत्म करते हैं टॉपिक को। बेटा ये एक कंटेनर है, भरा हुआ है, पाइप डाल के इसमें से फ्लूइड बाहर निकालने की कोशिश करी जा रही है। तो पूछ लेंगे कितने फ्लो रेट से पानी बाहर आएगा, क्या फ्लो रेट होगा पानी बाहर आने का। तो बेटा यहाँ पे और यहाँ पे लगा देंगे फटाक से बर्नौलीज, है ना। सपोज कर दीजिए ये चीज H1 है, ये H2 है, ये H3 है, और इसको भी एक नाम दे देते हैं, यहां से यहाँ, ठीक है, इसको एक नाम देते हैं H4। ठीक है, ये कांस्टेंट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का पाइप बाई चांस में से यहाँ पे थोड़ा सा मोटा बन गया, आप समझे, कांस्टेंट क्रॉस सेक्शन एरिया। तो यहाँ और यहाँ पे बर्नौलीज लगाई और फिर कह देंगे कि एरिया ऑफ पाइप अगर बहुत छोटा है तो यहाँ वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। बस पोटेंशियल एनर्जी यहीं पे जीरो मान लेते हैं, किसी एक पॉइंट पे तो जीरो मानी। अब यहाँ पे फ्लूइड बाहर आ गया, ओपन टू एटमॉस्फेयर Pa प्लस पोटेंशियल एनर्जी जीरो प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ रो v स्क्वायर। मान लीजिए v वेलोसिटी से पानी आ रहा है बाहर, यहाँ पे प्रेशर एनर्जी Pa, पोटेंशियल एनर्जी रो g h3, काइनेटिक एनर्जी जीरो, तो यहां से v क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2g h3, खत्म, सिंपल, अंडर रूट 2g h3। कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, बहुत ही आराम से हम समझ पाए हैं। आई होप बेटा ये तो बहुत आराम से समझ में आ पाया होगा आपको, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं। अंडर रूट 2g h3 इज द वेलोसिटी, क्लियर है। अब अगली बात आ जाती है, कभी कभी पूछ लेंगे यहाँ पे प्रेशर कितना है। तो यहाँ पे प्रेशर बेटा अगर आपको लिखना है तो यहाँ पे Pa है, तो ये ना सोचे यहाँ पे Pa माइनस रो जी H2 लिखते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो रही है, वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज हो रही है, और चेंज हो रही है तो बेटा नेट फोर्स वाई डायरेक्शन में जीरो वाली कंडीशन नहीं है, यहां से लिख सकते हैं। यहाँ पे Pa है और Pa माइनस रो जी H3, यहाँ का प्रेशर जो होगा वो Pa माइनस रो जी H3 होगा। ये ना सोच लें कि सेम लेवल पे, बेटा अगर वेलोसिटी यहाँ आ गई है और यहाँ नहीं है तो वेलोसिटी बढ़ी है तो पक्का प्रेशर कम ही हुआ होगा, जो कि दिख भी रहा है Pa माइनस रो जी H3, क्योंकि वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी पर कांस्टेंट है, और यहाँ पे Pa माइनस रो जी H2 प्लस H3, Pa माइनस रो जी H3 माइनस रो जी H2, सिंपल। इस तरीके से आप प्रेशर लिख पाएंगे। दिस वाज सिफॉन ट्यूब। प्यारे बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुने। ये सब 2h हाइट के
यहाँ छेद दिया H पे। अब बेटा मेरी बात सुनिए ध्यान से, ये 3 रो है, ये 2 रो है, ये रो है। यहाँ पे प्रेशर क्या है, P है। यहाँ पे बड़ा कितना, रो जी 2H। चलो PA भी लिख देते हैं, PA प्लस रो जी 2H, यही बड़ा। यहाँ पे कितना है, PA प्लस रो जी 2H तो था, 2 रो जी 2H, 4 रो जी H और बढ़ गया, तो PA प्लस 6 रो जी H। अब आप क्या करें, यहां तक तो 3 रो था ही, एक ही फ्लूइड था ही। अब 6 रो जी H प्रेशर के लिए 3 रो वाला कितना चाहिए होगा, 2H हाइट का। ध्यान से सोचिए, 3 रो वाला अगर 2H हाइट का होगा, 3 रो जी 2H प्रेशर आ जाएगा। पर अब क्या हो गया, एक ही फ्लूइड हो गया 3 रो डेंसिटी का, और छेद कहां पे है, आप कह सकते हैं 3H नीचे छेद, खत्म। कितनी वेलोसिटी से पानी निकलेगा, √2G 3H, खत्म, √6GH। आई होप बच्चों मैं आपको समझाने में कामयाब हूं। ये कंटेनर वाली बेटा मैंने लगभग आपको हर एक टाइप की प्रॉब्लम दिखा दी। कभी कभी एक चीज और आ जाती, थ्रस्ट फोर्स पूछ लेते हैं। क्या पूछ लेते हैं प्यारे बच्चों, थ्रस्ट फोर्स, है ना, कि भैया अगर मास बाहर निकल रहा है तो उसको मोमेंटम मिल रहा है, तो कंटेनर पे थ्रस्ट फोर्स कितना आएगा। आइए एक चीज बची हुई है, बस उसको भी खत्म कर देते हैं, निपटा देते हैं भैया, उसको भी खत्म किया जाए, ड्रामा पूरा कंप्लीट। मान लो H डक पे छेद किया, छोटा सा A एरिया का, कितनी वेलोसिटी से पानी निकलेगा, √2GH से। ठीक है, बिल्कुल ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्राण नहीं निकल ले भाई। अब देखो बेटा, एक सेकंड में वॉल्यूम कितनी बाहर निकलेगी, वॉल्यूम फ्लो रेट को Q से डिनोट करते हैं, A × V। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, इतनी वॉल्यूम बाहर निकली। मास कितना बाहर निकला, मास फ्लो रेट को QM से डिनोट कर देते हैं, रो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी मास, इतना मास बाहर निकला। अंदर मोमेंटम क्या था, 0, बाहर आके मोमेंटम क्या हो जाएगा, एक सेकंड में मोमेंटम में क्या चेंज है, इतना मास निकला, और कितनी वेलोसिटी से, तो डेल्टा P बाई डेल्टा T, एक सेकंड में मोमेंटम में कितना चेंज है, रो A V लिख देता हूं एक बार इसको, ताकि A × V, इतनी वॉल्यूम निकली, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इतना मास, बाहर आके वेलोसिटी V होगी, अंदर 0 थी, तो ये आ गया चेंज इन मोमेंटम एक सेकंड में। उतना ही इस पे फोर्स लगा होगा भैया, जो फ्लूइड बाहर निकला उस पर इतना ही फोर्स लगा होगा ना, है ना। और ये कितना है, रो A V स्क्वायर, और V स्क्वायर क्या है, 2GH, 2 रो GH। इतना इस पे इसने फोर्स लगाया, जो फ्लूइड निकला उस पे इतना फोर्स लग रहा है, तो इस पे इन टर्न उतना ही थ्रस्ट फोर्स आ जाएगा, तो यही थ्रस्ट फोर्स है। कभी कह देंगे कि भैया इस पे रिएक्शन फोर्स कितना आएगा, जो फ्लूइड बाहर निकल रहा है। अगर बेटा आप सोचे तो देखिए, आप अपने कोई भी, आपके साथ कोई भी चीज है, मान लीजिए मेरे पास कोई भी चीज है, कोई भारी सी चीज ले लेते हैं, इसको अगर मान लो मैं कॉपी को उधर फेंकूं, तो मेरे मतलब ये तो बहुत ही हल्की, तो इस पे आपको फील नहीं आ पाएगी। आप अपने दोस्त के साथ खड़े हो, उसको धकेल के फेंकिए दूर, है ना, तो आपको फील आएगी बेटा प्रेशर, मतलब आपको फील आएगी थ्रस्ट, आपको मतलब रिएक्शन आएगा। तो मतलब ये पानी जब बाहर निकलेगा तो बेटा इस पे भी बेटा क्या होगा, ये भी थ्रस्ट फोर्स अप्लाई करेगा, क्योंकि इस पे हम इसको हमने उठा के बाहर फेंका। रॉकेट प्रोपल्शन भी तो ऐसे ही होता है, फ्यूल को जला के फेंकते हैं, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन आता है, पढ़ भी चुके हैं रॉकेट प्रोपल्शन में। और यही तो बेटा वहां पर भी कंडीशन पड़ी थी हमने, बेटा इतनी वॉल्यूम बाहर निकली इनटू डेंसिटी इतना मास, और ये चेंज इन मोमेंटम आया एक सेकंड में, उसी को बोलते हैं फोर्स, खत्म। इसके अलावा बेटा कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता कंटेनर वाली प्रॉब्लम पे। आइए अब देखते हैं और वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम क्या हो सकती है। अ टैंक इज फिल्ड बाय वाटर, 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब डेंसिटी, ये तो हमको पता ही होती है, इसको लिखने की जरूरत नहीं। अ टैंक इज फिल्ड बाय वाटर, अ स्मॉल होल इज मेड इन द साइड वॉल ऑफ द टैंक एट डेप्थ 10 मीटर बिलो द वाटर सरफेस। बेटा कह रहे हैं अ टैंक इज फिल्ड विद वाटर, 10 मीटर बिलो हमने क्या किया, एक होल कर दिया which is very small, ठीक है। A tank is filled with water, a small hole is made in the side wall of the tank at depth 10 meter below the water surface, okay. A water jet emerges horizontal from the hole and falls at horizontal distance r from it. A water jet emerges horizontal from the hole and falls at horizontal distance r from it. इससे r डिस्टेंस पे जा रहा है, ज्यादा ही दूर पहुंचा दी, थोड़ा कम आ जा भाई, है ना, वहां कुछ लिखने के लिए जगह नहीं बचेगी। ठीक है भैया,
अब कह रहे हैं द अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा प्रेशर इन टर्म्स ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर दैट मस्ट बी अप्लाइड ऑन द वाटर सरफेस सो दैट रेंज बिकम्स 3R ऑन द ग्राउंड। रेंज 3R हो जाए ग्राउंड पे, उसके लिए हमको रेंज 3R हो जाए उसके लिए हमको एक्स्ट्रा प्रेशर कितना अप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर प्रेशर हमको कितना अप्लाई करना पड़ेगा। ज्यादा प्रेशर होगा तो ज्यादा तेज निकल जाएगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात। आप एक इंजेक्शन लीजिए, उसमें नीडल हटा दीजिए, है ना, और ऊपर से पिस्टन भी हटा दीजिए, पानी निकल रहा है, फिर उसके पानी को ब्लो करिए, प्रेशर बढ़ाइए, तो आप देखेंगे पानी तेज निकलेगा, पानी तेज निकलेगा। बस यही मेरे से कह रहे हैं। ध्यान से सुनिए क्वेश्चन में मैं फिर रिपीट कर देता हूं, आप लोग नोट कर लेंगे अगर कुछ छूटा होगा तो। अ टैंक इज फिल्ड बाय वाटर, a small hole is made in the side wall of the tank at depth 10 meter below the water surface. A water jet emerges horizontal from the hole and falls at horizontal distance r from it. A water jet emerges horizontal from the hole and falls at horizontal distance r from it. The amount of extra pressure बेटा मेरे को कितना अप्लाई करना पड़ेगा। The amount of extra pressure in terms of atmospheric pressure that must be applied on the water surface so that range becomes 3R on the ground. Cross sectional area of the hole is negligible and 1 atmosphere is 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है भैया, पहले 10 की पावर 5 प्रेशर था बेटा। बस मैं तो आपको इतना कहना चाह रहा हूं, मेरी बात सुनिए बहुत ध्यान से। थोड़ा सा अगर समझेंगे तो मैं पक्का समझाऊंगा। तो 10 मीटर को ना पहले थोड़ा छोटा दिखा देता हूं, जगह नहीं बचेगी ऊपर, नहीं तो मान लो ये 10 मीटर है। अब बेटा अगर यहीं से निकलना है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, तो जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो तो √2h/g होगा। अब वो जो भी यहां से हाइट हो, मेरे को पता नहीं कितनी है, वो तो वही है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट तो चेंज कर नहीं सकते। और रेंज होगी बेटा v/t। बस वेलोसिटी को 3 टाइम्स करना है। वेलोसिटी को 3 टाइम्स करने का क्या तरीका होगा, h को क्या कर दे 9 टाइम्स। तो बेटा अगर ये 10 है ना तो 90 तक पानी भर दो। कहां तक पानी भर दो, 90 तक। 10 है ना, 90 तक भर दो। तो 90 तक अगर आपने यहां से पानी भर दी तो यहां से कहां तक भरा, 80 तक। बस ये 80 तक जो पानी भरा है, 80 तक का पानी जो प्रेशर लगा रहा है बेटा, वही तो पूछा गया आपसे। जो 80 तक का पानी आपने भरा बेटा, उसने बेसिकली प्रेशर ही तो अप्लाई किया यहाँ पे। नहीं आया समझ में बेटा? प्यारे बच्चों, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, √2gh जो भी थी रफ्तार, और √2h/g, अगर मान लीजिए यहां से h था और ये यहां से तो वेलोसिटी जो आनी थी वो भी √2g10 आनी थी। मैं बस प्यारे बच्चों आपको ये कहना चाह रहा हूं, वेलोसिटी ही है जिसको आप चेंज कर सकते हो। जो टाइम ऑफ फ्लाइट है गिरने का वो तो चेंज होगा नहीं। तो बेटा वेलोसिटी को 3 टाइम्स करना है तो हाइट को 9 टाइम्स कर दो। यहाँ पे 9 आ जाएगा तो बाहर 3 आ जाएगा। 3 टाइम्स करनी है बेटा आपको रेंज, तो वेलोसिटी को 3 टाइम्स कर दो। वो कैसे होगा, जब हाइट 9 टाइम्स हो जाए, 10 के बदले 90 हो जाए। तो 80 मीटर का आपको पानी भरना पड़ेगा। 80 मीटर का पानी भर दी तो 80 मीटर के पानी ने क्या प्रेशर अप्लाई किया, ρgh। एक्स्ट्रा प्रेशर पीए तो था ही, पीए प्लस ρgh हो गया ना। तो एक्स्ट्रा प्रेशर क्या है, ρgh। और इसकी वैल्यू क्या है प्यारे बच्चों, 10 की पावर 3 इंटू 10, 10 की पावर 4 इंटू 10, 10 की पावर 5, 8 इंटू 10 की पावर 5। यही एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई किया। और अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की टर्म्स बोलना हो तो बेटा 10 की पावर 5, उन्होंने बोल रखा 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज 1 एटमॉस्फेयर। तो ये क्या हो गया, 8 एटमॉस्फेयर। तो एक्स्ट्रा प्रेशर क्या अप्लाई किया मेरे प्यारे बच्चों, 8 एटमॉस्फेयर। क्या अप्लाई किया बेटा प्यारे बच्चों, एक्स्ट्रा प्रेशर 8 एटमॉस्फेयर। मैं बस प्यारे बच्चों आपको ये कहना चाह रहा हूं, यहां पर हम टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं चेंज कर सकते, उसी मतलब उतनी ही ऊंचाई से गिरना है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। तो वेलोसिटी को 3 टाइम्स करना है तो ऊपर पानी की हाइट को 9 टाइम्स करना पड़ेगा। 10 था 90 कर दिया, तो 80 की हाइट ने जो प्रेशर लगाया बेसिकली, उसके कारण ही तो रेंज बढ़ी। तो 80 की हाइट ने जो प्रेशर लगाया वही एक्स्ट्रा प्रेशर हमने अप्लाई किया। पहले पीए था, अब पीए प्लस ρg80 हो गया। तो ρg80 इज द एक्स्ट्रा प्रेशर, ρg80 इज द एक्स्ट्रा प्रेशर। पर अगर आपको लगे नहीं, इन्होंने ये थोड़ी ना कहा कि पानी की हाइट कितनी बढ़ा दे, इन्होंने तो ये कहा एक्स्ट्रा प्रेशर कितना लगाए। तो अब आप क्या करें, दूसरा तरीका क्या आपके पास, सिंपल तरीका। ये तो स्मार्ट अप्रोच है, हमको तो स्मार्ट अप्रोच यूज ही नहीं करनी। हम तो कह रहे हैं पीए प्लस डेल्टा पी कर दी, एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई कर दी किसी भी तरीके से, पंप से कैसे भी एक्स्ट्रा प्रेशर आपने डेल्टा पी अप्लाई कर दी। तो पीए प्लस डेल्टा पी हो गया। और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, ρg10। अगर यहाँ पे अगर आप 0 मान ले तो
यहाँ पोटेंशियल एनर्जी 0 मान लीजिए, तो यहाँ रो जी 10 और काइनेटिक एनर्जी यहाँ 0। यहाँ पे प्रेशर एनर्जी क्या होगी, Pa प्लस हाफ रो वी स्क्वायर, हाफ रो वी स्क्वायर। और वी स्क्वायर बेटा मैं क्या चाहता हूँ, वी स्क्वायर मैं चाहता हूँ पहले का 3 टाइम्स, वी मैं चाहता हूँ पहले से 3 टाइम्स, तो थ्राइस ऑफ अंडर रूट 2g10, क्योंकि पहले 10 मीटर तक का पानी भरा हुआ था। नहीं आया समझ में, बस अब इन दोनों को कंपेयर कर देना, डेल्टा पी निकाल लेना। नहीं आया समझ में, नहीं आया नहीं आया नहीं आया बेटा, वेलोसिटी को तो 3 टाइम्स ही करना है, अंडर रूट 2g10 थी तो 3 टाइम्स ऑफ अंडर रूट 2g10 करनी है वेलोसिटी, हाफ रो वी स्क्वायर। तो Pa प्लस डेल्टा पी यही निकालना है, प्लस रो जी 10। यहाँ पे बेटा अगर पोटेंशियल एनर्जी अगर 0 तो यहाँ रो जी 10 हो गई, रो जी एच इज इक्वल्स टू Pa प्लस हाफ रो 9 इंटू 2 इंटू 20g। Pa गया, डेल्टा पी कितना आ गया प्यारे बच्चों, डेल्टा पी निकल के आ गया, ये कितना है, हाफ, हाफ भी है यहाँ पे, ये 10 हो गया, ये कितना हो गया 10 इंटू 10 100, 100 इंटू 9, 100 इंटू 9 900 रो, और ये कितना है 100 रो, तो ये आ गया 800 रो। बेटा इसको उधर लेके, और रो क्या 10 की पावर 3, 8 इंटू 10 की पावर 5, अरे वही एक्स्ट्रा प्रेशर 8 इंटू 10 की पावर 5, या 8 एटमॉस्फेयर के लिए, या क्या कह सकते हैं प्यारे बच्चों 8 एटमॉस्फेयर, या क्या कह सकते हैं प्यारे बच्चों 8 एटमॉस्फेयर। आई होप बेटा मैं आपको समझाने में कामयाब हूँ। बेटा इसके अलावा ना बेटा कोई ऐसी चीजें बन नहीं सकती हैं जिसमें अब आप फंस जाए। चलिए प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मेरा फेवरेट क्वेश्चन फ्लूइड डायनामिक्स का। ठीक है, एक कंटेनर है मेरे पास जिसकी हाइट h है और ये बहुत पतली सी ट्यूब है, h हाइट की, और यहां कुछ नहीं, ये डायरेक्टली यहां पे पानी निकल जा रहा है और यहां पर ट्यूब में से निकल रहा है। ठीक है, अब बेटा मेरी बात सुनिए बहुत ध्यान से। तो पहली बात तो मेरे को ये बताना, पानी की रफ्तार क्या क्या होगी इस ट्यूब में और यहाँ पे, क्या सेम आएगी या अलग अलग आएगी बेटा, ये क्वेश्चन है। और 3 पॉइंट है बेटा, एक जस्ट ट्यूब मतलब कंटेनर से जस्ट बाहर ट्यूब के अंदर ए, बी मिड पॉइंट है और सी जस्ट एग्जिट वाला पॉइंट है, और यहाँ पे करस्पॉन्डिंग बिल्कुल सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे पॉइंट है ए डैश, बी डैश और सी डैश। और मेरे को प्यारे बच्चों बताना क्या है, प्रेशर और वेलोसिटी इन्हीं 3 लोकेशन पे, प्रेशर बताना है और वेलोसिटी बतानी है, इन्हीं 3 लोकेशन पे। किस किस पे, ए पे, बी पे, सी पे। अच्छा थोड़ा जगह मेरे को लग रहा है कम पड़ जाएगी, तो ऐसा करते हैं एक एक करके डिस्कस ही कर लेते हैं। टेबुलर फॉर्म में मेरे को क्यों लिखना है आंसर, आंसर आप लिख लीजिएगा है ना। आइए देखिए बेटा, सबसे पहली बात सी पे प्रेशर क्या होगा, ये तो जस्ट आउटसाइड एटमॉस्फेयर पे ही है तो यहाँ पे प्रेशर Pa होगा। सी डैश पे प्रेशर क्या होगा, Pa होगा, ये तो ओपन टू एटमॉस्फेयर है तो बी पे भी प्रेशर क्या होगा, Pa होगा। ए डैश पे भी प्रेशर क्या होगा, Pa होगा। और ये तो सिंपली कंटेनर में होल कर दिया एच डैश पे, तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या आएगी, अंडर रूट 2gh आएगी, ये तो वही वाला केस है पुराना। और यहाँ अंडर रूट 2gh है तो यहाँ पे क्या हो जाएगी भैया, यहाँ पे ऐसा हो गया जैसे एच हाइट से ड्रॉप किए पत्थर को। अब यहाँ तो बेटा फ्री फॉल वाली कंडीशन है, h/2 और नीचे आ गया, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as से निकाल लो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी यहाँ पे। वैसे तो मैं डायरेक्टली कह सकता हूँ बेटा h प्लस h/2 हो गया, मिड पॉइंट है ना, h प्लस h/2 अंडर रूट 2g 3h/2, मतलब वो कितना बन जाएगा अंडर रूट 3gh। अगर आपको लगे नहीं हमको यहाँ पे वेलोसिटी निकालनी है, यहाँ से यहाँ में v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2g प्लस 2as यूज करके, तो v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर हो गया 2gh प्लस 2as कितना हो जाएगा 2gh/2। अरे वाह, ये तो 2gh प्लस gh 3gh हो गया, वही तो मैं कह रहा था डायरेक्टली अंडर रूट 3gh बोलिए। बेटा ये मेरा अगर आपने पिछला लेक्चर देखा होता तो आप भी डायरेक्टली बोल पाते। इसमें ऐसा हो रहा है जैसे h हाइट से ड्रॉप किया तो h/2 ही तो और ड्रॉप हो गया, तो 3h/2 के लिए क्या हो जाएगा अंडर रूट 2g 3h/2, और यहां पर क्या हो जाएगी अंडर रूट 2g 2h दैट इज अंडर रूट 4gh।
आया। तो इन 3 पॉइंट पे प्रेशर तो सेम होगा और वेलोसिटी बेटा भले आप v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as यूज करते चले जाइए, पर यहां पर बेटा मैं इतना पक्का कह सकता हूं ए बी सी तीनों पॉइंट पे रफ्तार सेम होगी। कह सकता हूं या नहीं कह सकता हूं? बिल्कुल कह सकता हूं भैया। क्यों? क्योंकि भैया सेम एरिया है और ये ओपन टू एटमॉस्फेयर नहीं है। तो बेटा यहां पर तीनों जगह a1 v1 इक्वल टू a2 v2 लगेगा, जबकि यहां पर क्या होगा, यहां पर तो एरिया नीचे आते आते थोड़ा सा कम हो जाएगा और एरिया कम और रफ्तार ज्यादा। ठीक है, यहां पर तो बेटा ट्यूब है, पूरी की पूरी खचाखच फिल्ड है। ठीक है, अब मेरी बात सुनिए ध्यान से। यहां पर बेटा ये ट्यूब खचाखच फिल्ड है, तो एरिया इंटू वेलोसिटी, यहां पर वेलोसिटी कांस्टेंट है। सबसे पहली बात सी तो जस्ट बाहर ही है, तो बेटा यहां पर तो प्रेशर पी ही होगा। तो बी, अब बेटा वेलोसिटी तो है लेकिन बेटा कांस्टेंट वेलोसिटी है। कैसी वेलोसिटी है? कांस्टेंट वेलोसिटी। तो ऊपर जाते जाते प्रेशर कम होगा, पी ए माइनस रो जी एच बाई 2 आएगा। यहां पर पी ए माइनस रो जी एच आएगा। पर बेटा मैं एक बार बता रहा था तो एक स्टूडेंट कहता सर ऊपर से क्यों नहीं लिख रहे पी ए प्लस रो जी एच, पी ए प्लस रो जी 3h बाई 2, ऐसे क्यों नहीं लिख रहे, नीचे से क्यों लिख रहे हो पी ए माइनस रो जी एच बाई 2, पी ए माइनस रो जी एच। तो देखो बेटा मैंने आपको कहा कि पी ए प्लस रो जी एच या पी ए माइनस रो जी एच तब अप्लाई कर सकते हैं वाई डायरेक्शन वेलोसिटी कांस्टेंट। यहां पर लगभग वेलोसिटी जीरो और फिर यहां पे आके अचानक से वेलोसिटी आई, मतलब एक्सेलरेशन वाली कंडीशन है। मतलब यहां से यहां में आप पी ए प्लस रो जी एच अप्लाई नहीं कर सकते। ऊपर वेलोसिटी जीरो है, पी ए प्लस रो जी एच एप्लीकेबल है, पर इसके बाद यहां से यहां जब आ रहा हूं तो यहां पे फ्लूइड की वेलोसिटी चेंज हो रही है। चेंज हो रही मतलब फ्लूइड एक्सेलरेट कर रहा है, और एक्सेलरेट कर तो पी ए प्लस रो जी एच अप्लाई नहीं कर सकते। प्रेशर एच डेप्थ पे पी ए प्लस रो जी एच नीचे जाते हो, रो जी एच से बढ़ेगा, नहीं अप्लाई कर सकते। तो यहां पर बेटा प्रेशर भी लिखना है। अब बस बेटा बात बची रफ्तार की, क्योंकि प्रेशर यहां पे पी ए है, यहां पर पी ए माइनस रो जी एच बाई 2, यहां से यहां पे लगा सकते हैं प्रेशर, यहां से नहीं लगा सकते हैं क्योंकि एरिया चेंज हो रहा है। तो बेटा एरिया चेंज हो रहा है तो रफ्तार चेंज हो रही है, रफ्तार चेंज हो रही है तो बेटा आप पी ए प्लस रो जी एच नहीं कह सकते। एच डेप्थ पे प्रेशर रो जी एच से बढ़ेगा ऐसा नहीं कह सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो बेटा यहां पे प्रेशर है पी ए, तो यहां पर क्या हो जाएगा पी ए प्लस रो जी एच। कह दीजिए आया, आया बिल्कुल आया, आएगा कैसे नहीं। अब बेटा यहां पर पोटेंशियल यहीं पे जीरो मान लीजिए, तो जस्ट यहां पे वेलोसिटी क्या होगी जीरो, और यहां पे वेलोसिटी क्या होगी निकालनी है क्योंकि बेटा एरिया बहुत बड़ा है। तो ऊपर प्रेशर एनर्जी पी ए प्लस रो जी एच, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी तो दोनों जगह ही जीरो है, काइनेटिक एनर्जी ऊपर जीरो, नीचे प्रेशर एनर्जी पी ए माइनस रो जी एच, सही है। और यहां पे प्रेशर एनर्जी आ गई। अब काइनेटिक एनर्जी हाफ रो वी स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो ही मान ली बेटा, जस्ट यहां पे और जस्ट यहां पे बेटा सेम ही लेवल पे है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान ली, बस खत्म बात। पी ए काटो, रो जी एच टू रो जी एच, हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 रो जी एच, रोहो रोहो काटो तो v कितना आ गया 2 अंडर रूट जी एच। खत्म। तो वेलोसिटी कितनी आ गई प्यारे बच्चों 2 अंडर रूट जी एच। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया हूं, है ना। बहुत ही सिंपल बात थी। बस बेटा किया क्या, यहां पर प्रेशर कैसे लिखा, थोड़ा सा साफ फिगर एक बार बनाता हूं। ये आपको वेलोसिटी निकालने सिखाया था, एक बार जस्ट समराइज कर देता हूं दोबारा से बता के, क्योंकि सिफॉन ट्यूब में बेटा यही काम करना है ना। ध्यान से समझ लेते हैं, ये पर्टिकुलर एक क्वेश्चन नहीं है बेटा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ना। आइए जरा ध्यान से समझ लेते हैं। यहां पे प्रेशर क्या होगा प्यारे बच्चों पी ए प्लस रो जी एच, क्योंकि एरिया लगातार कांस्टेंट है, अगर वेलोसिटी है भी तो भी कांस्टेंट है, तो पी ए प्लस रो जी एच, ठीक है बिल्कुल ठीक है। यहां पे वेलोसिटी चेंज हो रही है इसलिए अप्लाई नहीं कर सकते। यहां पर पी ए है तो यहां क्या होगा पी ए माइनस रो जी एच बाई 2, और यहां पे पी ए माइनस रो जी एच, और यहां पर पानी तो ओपन टू एटमॉस्फेयर है तो यहां पे हर जगह पी ए होगा। ये तो सिंपल हो गया, एच डेप्थ पे 6 है तो यहां पे वेलोसिटी क्या आएगी, वेलोसिटी आएगी अंडर रूट 2 जी एच,
बस उसके बाद बेटा वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as लगा के यहाँ और यहाँ पे वेलोसिटी निकाल लीजिए √3gh और √4gh। अब बेटा बस मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पर pa प्लस रो जी एच है, यहाँ पे pa माइनस रो जी एच है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है भैया। अब यहाँ पे pa माइनस रो जी एच है, यहाँ पे pa प्लस रो जी एच है, पोटेंशियल जी दोनों जगह लगभग सेम ही, और यहीं पे मैंने जीरो मान ली, ये जस्ट इधर और जस्ट इधर है, तो पोटेंशियल जी यहीं पे मैंने जीरो मान ली, तो प्रेशर एनर्जी ऊपर pa प्लस रो जी एच, काइनेटिक एनर्जी बहुत बड़ा है इसलिए लगभग जीरो, पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो मान ही ली, नीचे प्रेशर एनर्जी pa माइनस रो जी एच, पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो मान ली, और काइनेटिक एनर्जी हाफ रो वी स्क्वायर, खत्म। वी निकाल लीजिए यहां से, और कितना आ जाएगा बेटा वी आ जाएगा 2√gh। बस बेटा, फिर भी दिक्कत हो तो बेटा दोबारा रिवाइंड करिए, ध्यान से सुनिए, बड़े आराम से समझ में आ जाएगा। कोई बहुत बड़ी बातें नहीं है, सिंपल सिंपल बातें हैं, पर समझनी बड़े ध्यान से पड़ेंगी। समझ लेंगे तो पक्का बेटा हमेशा के लिए याद रख पाएंगे। बच्चों लास्ट डिवाइस आ गया आपके पास, और आखिरी 5 मिनट का चैप्टर बाकी है फ्लूइड्स, और हम खत्म कर चुके हैं पूरा का पूरा फ्लूइड्स। आइए देखते हैं। बस अब आपको एक लेक्चर कह लीजिए, एक होमवर्क डिस्कशन ही आपको देखने को मिलेगा, है ना, जो मेरे को लगता है कि अगर आपको बची कुछ कसर रह जाएगी तो वो भी पूरी हो जाएगी, है ना। चलिए आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं पिटॉट ट्यूब के साथ, जिससे हम फ्लो वेलोसिटी मेजर कर सकते हैं, जैसे हमने वेंचुरी मीटर से भी करी, पानी कितनी वेलोसिटी से फ्लो कर रहा है ना। और इसका फायदा क्या है, उसके कंपैरिजन में ये कुछ नैरो हमको नहीं लगाना पड़ता है, क्योंकि नैरो अगर हमने कर दिया ना तो बेटा अगर हमने क्या किया, जो हमने बीच में हमको क्या करना पड़ता है, वेंचुरी मीटर में पतला पोर्शन जोड़ना पड़ता है, इसमें हमको एक पतला पोर्शन नहीं जोड़ना पड़ता है। तो बस ये एक फायदा है। हालांकि यहाँ पर भी हमको ये तो एक स्टैटिक प्रेशर मेजर करना ही पड़ेगा, कितना प्रेशर है यहाँ पे, और दूसरा साथ में हम यहाँ पे 2 ट्यूब डालते हैं, एक ये और इसका नाम होता है पिटॉट ट्यूब। ठीक है, अब आप समझ सकते हैं कि बेटा यहाँ पर तो वाटर आके स्ट्राइक करेगा, वाटर यहाँ पे फ्लो करके आ रहा है, स्ट्राइक करेगा तो इसको ज्यादा ऊपर चढ़ा देगा, ये आप समझ सकते हैं। आई होप बेटा मैं आपको ये बात समझा सकता हूँ कि यहाँ पे जो वाटर होगा वो ज्यादा ऊपर चढ़ जाएगा। ठीक है, तो आप सपोज करिए बेटा यहाँ पे फ्लूइड आ रहा है ना, कुछ तो यहाँ से चली जाएंगी बेटा स्ट्रीम लाइन्स, और कुछ यहाँ पे आके स्टॉप, रुक गया फ्लूइड। ठीक है, तो बेटा इसके लिए बेटा मैं बस लगाना चाहता हूँ बर्नौलीज थ्योरम। मान लीजिए ये जो हाइट है, सपोज करिए ये h1 है ना, और सपोज करिए यहाँ से लेके यहाँ तक की जो हाइट है सपोज कर ली वो h2 है। तो बेटा यहाँ पे प्रेशर क्या है, हमने पोटेंशियल एनर्जी तो यहीं पे जीरो मान ली, तो प्रेशर एनर्जी यहाँ कितनी हो जाएगी, Pa प्लस रो जी h1। करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है भैया। काइनेटिक एनर्जी हाफ रो वी स्क्वायर, करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है भैया। प्रेशर एनर्जी Pa प्लस रो जी h2, और काइनेटिक एनर्जी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी तो हमने इस पूरी लाइन पे जीरो मान ली। तो बेटा Pa प्लस रो जी h1 यहाँ का प्रेशर, यहाँ की काइनेटिक एनर्जी, और यहाँ पर प्रेशर एनर्जी ज्यादा है और काइनेटिक एनर्जी कम, बिल्कुल सही बात है। वही जो काइनेटिक एनर्जी थी वही प्रेशर में कन्वर्ट हो गई, वही जो काइनेटिक एनर्जी, वही फ्लूइड यहाँ पे एंटर किया और वही काइनेटिक एनर्जी से किस में कन्वर्ट हो गया, प्रेशर एनर्जी में। आई होप बेटा मैं आपको समझा पा रहा हूँ। बेटा वही फ्लूइड जो रफ्तार थी, वही रफ्तार ने बेसिकली इसको ऊपर चढ़ा दिया ना, वही प्रेशर, मैं आप कह सकता हूँ वही जो फ्लूइड जो यहाँ से आया वो जो इसके अंदर जाके रुक गया है, बेटा वही जो काइनेटिक एनर्जी थी वो किस में कन्वर्ट हो गई, प्रेशर एनर्जी। अब फ्लूइड दबा हुआ है, अब फ्लूइड दबा हुआ है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है भैया। तो यहां से आप रफ्तार निकाल सकते हैं, और रफ्तार निकल के आ जाएगी √2g h2 माइनस h1। ये यूज करके आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं रफ्तार कितनी होगी बेटा, जो फ्लूइड है वो कितनी वेलोसिटी से फ्लो कर रहा है। और रफ्तार पता लगी तो अगर फ्लो रेट भी कोई पूछ लेगा तो भी बता सकते हैं बड़े ही आराम से। आई होप बच्चों मैं आपको समझाने में कामयाब हूं, है ना। एंड यही मेरा लास्ट टॉपिक था। आई होप बेटा मैं आपको समझा पाया हूँ। मैंने आपको जितना करा दिया ये मोर देन सफिशिएंट है ना, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आप बस इसको बहुत ध्यान से देखें, बढ़िया करके समझ ले। एक एक पॉइंट अगर आपने समझा है, एक एक पॉइंट अगर आपने नोट किया है, तो कोई भी किसी भी वैरायटी का क्वेश्चन आपके सामने आएगा, बड़े आराम से कर पाएंगे। बहुत ही क्रिस्प, बहुत ही शॉर्ट वीडियोस बनाई गई हैं ताकि आप बड़ी जल्दी जल्दी चीज़ों को समझ पाएँ और अच्छे से कर पाएँ।
चलिए बच्चों, बाकी बढ़िया मेहनत करते रहें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। कीप वर्किंग हार्ड प्यारे बच्चों, ऑल दी बेस्ट।